नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, नई संसद में आम चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट उन्होंने पेश किया, लेकिन अंतरिम बजट ये, क्योंकि आम आदमी को इस मिनी बजट में भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद थी। और इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम्स के लिए फंड जारी किया गया है। वित्त मंत्री ने 57 मिनट में देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने रखा। तो अप्रैल और मई में आम चुनाव होने वाले हैं और नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का ये छठा बजट आज रहा है और वित्त मंत्री ने कहा है कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। तो देखिए, हालांकि अंतरिम बजट 4 सेक्टर्स यानी कि गरीब, महिला, युवा और किसान पर फोकस रहा, लेकिन बजट को लेकर कई सवाल भी हैं। जैसे चुनावी साल में सरकार के अंतरिम बजट का क्या सरकार को कई फायदा जो है कोई मिलेगा, और गरीब, महिला, युवा और किसान को बजट से कितना लाभ दिया गया है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बजट की तमाम बड़ी बातें यानी कि 10 जो बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, आशा बहनों को आयुष्मान योजना में शामिल किया गया है। साथ ही मछुआरों के लिए 55 लाख नई नौकरियों को लेकर घोषणा की गई है बजट के दौरान। तो ये तमाम बड़ी बातें वित्त मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया। 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे, ये बड़ा ऐलान किया गया। इनकम टैक्स के स्लैब में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। अंतरिम बजट में एक बड़ी घोषणा है। 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे और तमाम सुविधाएं रेलवेज में मुहैया कराई जाएंगी यात्रियों को। साथ ही देखिए, स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। ये घोषणा अंतरिम बजट में की गई है। इसके साथ ही देखिए, 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है और अब जो लक्ष्य है वो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का है। तो अंतरिम बजट की ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और साथ ही साथ राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। इस तरह की घोषणा भी इस बजट में की गई है। तो 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, इस तरह की घोषणा की गई है। वहीं देखिए, वित्त मंत्री की तरफ से सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी इस दौरान गिनाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा, ये ऐलान इस बार किया गया है बजट सत्र में। तो रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है। ये जीडीपी का 3.4% होगा। बढ़ोतरी की गई है डिफेंस बजट में। साथ ही 6.2 लाख करोड़ का डिफेंस बजट रखा गया है। राजकोषीय घाटा 5.1 रहने का अनुमान लगाया गया है। ये तमाम घोषणाएं की गई है, ये तमाम बातों का जिक्र किया गया है। 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अंतरिम बजट पेश होने के बाद क्या प्रतिक्रिया सामने आई, सुनिए आप। लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।
तो वहीं सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से बजट को लेकर क्या कुछ कहा गया, सुनिए आप। बहुत ही अच्छा बजट है। समाज के सारे वर्गों को दिमाग में रखते हुए बजट बनाया गया है और उसमें ऐसी कई चीज़ें, हालांकि बजट ऑन अकाउंट था, फिर भी उसके बावजूद भी क्योंकि पूरा बजट नहीं है, तो चुनाव के बाद पूरा बजट आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों की चिंता की गई है। जैसे कि इनकम टैक्स के अंदर जो पुराने केसेस थे, जो 10,000 और 25,000 की सीमा के अंदर, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे और लोग भी हैं जिनको इसके नेट के अंदर लाया गया, इसके अंदर फ़ायदा पहुँचेगा। 1 करोड़ लोगों को तो यही फ़ायदा मिलेगा जिनको कोई भी नोटिस गया हुआ है 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक की राशि के अंदर, उनके उससे निरस्त कर दिए जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे अनेकों उदाहरण है जहाँ पर इतने कम स्कोप के अंदर भी लोगों की चिंता करने का काम किया है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ईवी पॉलिसी हो, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो किसी भी विषय के, चाहे वो आयुष्मान भारत को आंगनवाड़ी वर्करों की सीमा बढ़ाने का काम किया गया हो। तो जो सरकार की कल्याणकारी नीतियां चल रही हैं, उनका दायरा बढ़ाया गया है, उनकी मियाद बढ़ाई गई है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो देखिए अंतरिम बजट में क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे, इस तरह की घोषणा इस बजट के दौरान की गई है। अंतरिम बजट में ये तमाम घोषणाएं, स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। तो वहीं आपको ये भी बता दें, घोषणा की गई है 1 करोड़ महिला लखपति दीदी को 3 करोड़ की संख्या तक पहुंचाने को लेकर। तो देखिए वही 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट में। इस बात का ऐलान वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है। साथ ही साथ राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी, ये भी ऐलान किया गया। तो देखिए जनता की प्रतिक्रिया जो है वो तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पॉलिटिशियंस की भी प्रतिक्रिया पहुंचा रहे हैं, लेकिन कैसा रहा ये बजट, ये तमाम प्रोस्पेक्टिव से हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बरखा त्रेहान जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ गई हैं, साथ ही अभिषेक वशिष्ठ हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं। आप चारों मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करूंगी इंडिया न्यूज हरियाणा में। और सबसे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं आपके पास आऊंगी, बजट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। वेद प्रकाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए वेद प्रकाश जी। लगता है वेद प्रकाश जी तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। मैं प्रोफेसर विधु रावल जी का रुख करूंगी। विधु रावल जी, देखिए प्रतिक्रियाएं लगातार जारी है, अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो वही देखिए विपक्ष कह रहा है, प्रियंका चतुर्वेदी ने अभी हाल ही बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई ठंडे मौसम में वित्त मंत्री ने जनता की उम्मीदों पर ठंडा पानी फेर दिया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? स्वाति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आपके जी पास। जी देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने पहले से ही अपना टेम्पलेट बना लिया होगा और बजट पढ़ने से पहले ही उन्होंने जो टेम्पलेट बनाया होगा उसको आकर जो है उन्होंने मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन मेरे पास तो न्यूज है। मैं कल एक डिबेट में वेद प्रकाश जी के साथ था। वेद प्रकाश जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्होंने खुद ये बात कही थी कि अगर इस प्रकार का बिग टिकट बजट नहीं आता, जिस प्रकार की खुद वेद प्रकाश जी की सरकार के दौरान जिस प्रकार की बिग टिकट अनाउंसमेंट्स हुआ करती थी, अंतरिम बजट, जनता तो सत्ता से बेदखल कर रही होती थी इन लोगों को और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अगर इस प्रकार का कोई नहीं आता और इस प्रकार से केवल एक लेखा जोखा के रूप में आता है, बजट प्रस्तुत करते हैं, तो ये एक हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक नई परंपरा शुरू करेगा। और मुझे क्योंकि अवसर मिला है इस डिबेट में वेद प्रकाश जी से, तो मैं जरूर चाहूंगा कि प्रियंका चतुर्वेदी तो इसमें स्वागत योग्य शायद नहीं ढूंढ पाई, वेद प्रकाश जी जरूर ढूंढ ले। खैर, ये उनके ऊपर है क्या कहते हैं इस पे। लेकिन अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो ये एक ऐतिहासिक बजट है। ये बजट उत्साह देने लायक है, बहुत उत्साह दे रहा है और ये परिलक्षित करता है किस प्रकार से क्रांति, ऊर्जा और जो हमारी एक
अचीवमेंट्स के तौर पर हमारी जो कीर्तियां रही जी। हैं, उन सबको ये परिलक्षित करता है। किस प्रकार से विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर बढ़ते हुए कदम, दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। ये काम जो है प्रगति पर है, काम चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है, उसको परिलक्षित करता है। साथ साथ ये भी बताता है जी। कि किस प्रकार से, कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने विश्वास के साथ जो है, बिना कोई रेवड़ी, बिना कोई फ्रीबी, बिना कोई पॉपुलिस्ट किसी प्रकार की अनाउंसमेंट किए सरकार जो चुनाव में जा रही है, कितना जनता पर कितना कॉन्फिडेंस रखती है, कितना विश्वास रखती लेकिन है विदु जी अपने किए हुए देखिए, कामों के जनता आधार को पर। उम्मीदें बड़ी थी इस अंतरिम बजट से, और क्योंकि 2019 का अंदेशा जताया जा रहा था कि भाई टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए गए थे, ये जो बड़ी घोषणाएं की गई थी, किसानों को लेकर जो बड़ी घोषणाएं की गई थी, उस तरह के ऐलान जो है वो कहीं ना कहीं इस बजट में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जनता की जो हमने बजट के बाद भी जनता की प्रतिक्रिया ली है, वो कहीं ना कहीं निराश जरूर नजर आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? स्वाति जी, देखिए, ये बजट ऑन अकाउंट है, ये आप जानते हैं कि अंतरिम बजट है। लेकिन क्योंकि आकर जून जुलाई में जब दूसरी बार जब पूरा बजट सरकार प्रस्तुत करेगी तो बजट के रूप में प्रस्तुत करेगी। लेकिन एक प्रकार से जनता पर विश्वास रखना, अपने किए हुए पिछले 9 साल से 10 साल से जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों के आधार पर जनता के बीच में जाना, ऐसी प्रकार के शगुफे ना छोड़कर जाना जिनको आकर आने वाली सरकारों के लिए पूरी करना मुश्किल हो। जो सरकारें जा रही होती हैं, वो जरूर जो है ऐसे बड़े बड़े वादे कर लेती हैं जिनको आकर दूसरों को भुगतना पड़ता है, खड्डे दूसरों के लिए। लेकिन क्योंकि ये सरकार कंटिन्यूटी में है और देश की जनता जो है इस सरकार को पिछली बार 2019 में जब चुनने दोबारा गई थी, तो 2014 से बड़े बहुमत के साथ, ये भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी उनके काम पर बताता है। और आज सरकार का इतना कॉन्फिडेंस के साथ जो है ये दिखाना कि अर्थव्यवस्था जो है स्टेबल है, किस प्रकार से जो गोल सेटिंग है वो की गई है। अंतरिम बजट तो है ये, लेकिन केवल ये इंटरिम ही बजट नहीं है, ये एक इनोवेटिव बजट है। ये बजट एक ऐसा बजट है जिसमें बहुत सारे रास्ते खोले गए हैं। की भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वेद प्रकाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? वेद प्रकाश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हम एक बार फिर से एंकर की आवाज ही नहीं सुन रही हमको तो भाई। वेद प्रकाश जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज जा रही है। आपकी भी मैंने सुनी है, आपकी भी मैंने सुनी है। आपकी जा रही है लेकिन आवाज। आप बोलिए। चलिए वेद प्रकाश जी, बजट पर प्रतिक्रिया दें। क्या पूछा आपने सुना विदु जी को? मेरी जो प्रतिक्रिया थी उस पर आपकी प्रतिक्रिया जाननी। स्वाति जी, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। कृपा करके ऐसी व्यवस्था करें कि आपकी आवाज भी मुझे सुन सकें। कुछ तकनीकी खामियां मुझे लगता है यहाँ पर आ रही है। रावल साहब ने कहा है कि ये बजट लेखानुदान था, मैं सहमत हूं कि पहली बार इन्होंने बजट के अंदर बजट में रखकर केवल लेखानुदान रखा है। इन्होंने हम पर आरोप लगाया हम पॉपुलिस्ट बजट रखते थे। 9 साल तक इन्होंने भी यही किया है। 10वें साल एक परंपरा शुरू की है, अच्छी परंपरा है, मैं इसका तो स्वागत करता हूं। परंतु ये बजट है ही नहीं, चर्चा किस बात की। दूसरी बात, जो वित्त मंत्री जी ने जितने भी बजट के अंदर दावे किए हैं वो सारे झूठे हैं, असत्य हैं, और उनके ही जो बजट आंकड़े हैं उनसे वो मेल नहीं खाते। मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा सबसे पहले कि हमने 25 करोड़ लोगों को 10 साल के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे से निकाल दिया। अगर उन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे निकाल दिया तो एक तरफ वो उन्होंने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं मुफ्त का, इसका मतलब है वो गरीब मानकर दे रहे हैं। तो भारत में 105 करोड़ गरीबी के रेखा से नीचे लोग थे, जो कुल आबादी का 70-75% होता है, वो उनकी बात झूठ है। उन्होंने कहा कि गरीबी के रेखा से लोग निकाल दिए। जब गरीबी के रेखा से नीचे लोग निकाल दिए हैं तो इसका मतलब है रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए और प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए। और जब लोग गरीबी की रेखा से नीचे निकल गए तो कंजम्पशन भी बढ़नी चाहिए। नेट बेरोजगारी की हालत है कि विगत 10 सालों के अंदर 45 सालों के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है। कंजम्पशन आम आदमी की कम होती जा रही है, अर्थात वो खरीदी नहीं कर रहा। खरीदी इसलिए नहीं कर रहा कि उसके पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है। इन्होंने कृषि के बारे में कहा कि हमने किसान को बहुत राहत दी, किसान की आय दुगनी कर दी। किसान की आय दुगनी तो नहीं हुई,
हमारे मोदी जी के शासन में लगभग 56,000 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। और उसके अलावा जो 5 साल का जो कृषि बजट जो उन्होंने रखा है, उसके अंदर 1,05,000 करोड़ जो आवंटित किया था 1924 के बीच में, वो कृषि पर खर्च नहीं कर अन्य जगह उन्होंने खर्चा, जो किसानों के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। इन्होंने कहा कि हमारे राज्य के अंदर जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अब जीडीपी ग्रोथ पर आ जाइए। इसी सरकार ने आंकड़े रखे थे 2 महीने पहले ही, जो कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं। वेद प्रकाश जी, मैं चाहूंगी कि ये तकनीकी खामियां दूर हो जाएं, फिर मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक वेद प्रकाश जी? 5.6%। आप ये बताइए 7.8% जीडी ग्रोथ ज्यादा है, 5.6 ग्रोथ ज्यादा है? मोदी, इन्होंने कहा कि हमने बहुत भारी विकास किया। 2013-14 में भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, 47 से लेकर 2014 तक का। विदु जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए वेद प्रकाश जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। अब जरा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का बजट रहा है ये भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगी और समझने की कोशिश करूंगी एज ए इकोनॉमिस्ट, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? उधार लेगी तो ये कर्ज 225 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगा। इन्होंने कहा कि भाई जो अभिषेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी एक बात एक लास्ट बात, स्वाति जी लास्ट बात सुन लीजिए जी। इन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने ये जो बजट घाटा भी काबू में कर लिया। अब 2014 का बजट देख लीजिए आप, वो जीडीपी का 4.68 घाटा था जी। और आज जो घाटा है 5.1% तो पिछले का है। लेकिन सुनिए वेद प्रकाश जी, देखिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई सब वर्ग का ध्यान रखा गया है इस बजट में, चाहे गरीब हो, किसान हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो। अजी मैडम एक लाइन सुन लीजिए ना, आप अपनी कह दीजिए मुझे। ठीक है, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? मैं ये भी इंश्योर कर रही थी आपसे कि मेरी आवाज पहुंच रही है ना? कुछ तकनीकी खामियां थी, वो दूर हो गई हैं? आपकी दूर हो गई, आपकी आवाज स्वाति जी पहुंच गई। एक लाइन सुन लीजिए केवल मेरी, केवल एक लाइन। एक लाइन तो सुन लीजिए। किताब में से कहां से पढ़ी बोलिए आपने? प्रकाश क्या जी। कहना है मैडम? अभी आप आत्महत्या बता रहे थे, किसानों की आत्महत्या बता रहे थे। बरका जी, मैं आपके पास आऊंगी, जरा पूरी कर लेने दीजिए बात। रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सुन ही लेते हैं। वेद प्रकाश जी बात पूरी करें, जल्दी पूरी करें। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। वेद प्रकाश जी, एक लाइन। अब जो सरकार ने कहा है कि भाई हमारे पास टैक्सों की बहुत ज्यादा रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है, मैं 10 साल के टैक्सों का बता देता हूँ। 10 साल के अंदर मोदी, जब मनमोहन राज के अंदर 45% टैक्स था, वो कॉर्पोरेट टैक्स से आता था और 20% डायरेक्ट टैक्स से आता था। इन्होंने एकदम रिवर्स कर दिया। इन्होंने 45% तो डायरेक्ट टैक्स मतलब आमजन से और 25% कॉर्पोरेट टैक्स। इसका मतलब गरीब को लूटो और अमीर की तिजोरियां भरो, ये है मोदी जी। चलिए बरखा जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बरखा जी, आप कुछ बोल रही थी? जी एज अ सोशल एक्टिविस्ट कैसे देखती हैं इस बजट को आप? ये कहा जा रहा है कि भाई किसान, युवा और साथ ही साथ महिलाओं पर, गरीबों पर बड़ा फोकस्ड है ये बजट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मुझे बड़ी आपत्ति है जो मेरे पैनलिस्ट साहब अभी बोल रहे थे, ये इंटरिम बजट पे डिस्कशन क्यों हो रहा है। अब ये बताएंगे किस पे डिस्कशन होना चाहिए या किसके पर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये सब अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, इनके हिसाब से नहीं दुनिया चलती। बजट विकास की ओर ले जा रहा है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो गरीबों के लिए हो, सभी के लिए इस बारे में सोचा गया है। टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, लक्षद्वीप की बात करी गई है, जो कि बहुत ही सबका जो सबके बारे में सोचा गया। टूरिज्म तक को बढ़ावा जब देंगे तो हमारी इकोनॉमी और बढ़ेगी, इसके बारे में बहुत अच्छी बात कही गई है बजट में। निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरीके से 2 महिलाओं ने जब बजट की बात करनी शुरू करी तो एक दूसरे से गले लगे, मिठाइयां खिलाई, वो एक बहुत अच्छा सूचक है। मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि जब आप बोलते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तब आप हमेशा कोसते हुए क्यों नजर आते हैं? आपसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा कि महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं और पूरी अच्छे से इस पूरे बजट में उनका योगदान भी दिख रहा है और महिलाओं के लिए काम भी हो रहा है। अगर किसी चीज का विशेष ध्यान दिया गया है तो इसमें महिलाओं का और गरीब वर्ग का, गरीब वर्ग के बारे में बहुत सोच
समझ करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बातें करी गई। स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा, स्टार्टअप्स को इजी लोन्स मिलेंगे, इस बात के बारे में सोचा गया है। मिडिल क्लास के बारे में ये सोचा गया है कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। देखिए, हर वक्त हम एम्प्लॉयमेंट का रोना रोते नहीं रख सकते, हमें खुद बिजनेस मॉडल क्रिएट करने पड़ेंगे, हम सबको बिजनेस देना पड़ेगा, और उसके लिए चाहे आपको समोसा बेचना पड़े या चाय बेचनी पड़े, वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। इसको हंसी में मत टालिए। और ये जो फार्मर्स का रोना है ना, वो हर जगह नहीं रोया जा सकता। फार्मर्स के लिए हर बजट में सोचा जाता है, इस बार भी सोचा गया है। यहाँ तक कि जो फार्म लॉज रिपील हुए थे, उसमें भी मोदी सरकार ने पहल करी थी रिपील करने पे भी। अभी ये बोल रहे थे कि आत्महत्या की दर फार्मर्स में कितना, इन्होंने बोला कि 5,000 लोग मर गए। अरे आप ये सोचिए कि वो 5,000 लोग किसान हैं, इतने नहीं मरे। 5,000 नहीं, 56,000। देख लीजिए, अब मैं बोल रही हूँ तो बोलने दीजिए। बेटा करेक्ट कर रहे थे, सुन लेते हैं वेद प्रकाश जी, सुन लेते हैं, बता जी भी कभी सुन लेते हैं। 56 ही सही, 10 साल। लेकिन क्या ये फार्मर्स हैं? ये पुरुष हैं जो कि समाज में जब उनके साथ कोई अन्याय होता है तो वो मर जाते हैं। आप इसे फार्मर सुसाइड से क्यों, ये घर के क्लेश से भी तो मर सकते हैं, ये फर्जी केस की वजह से भी तो मर सकते हैं, ये कारण कोई और है। इसको इसमें मत घसीटिए कि किसान है, किसान है, किसान है। एक आपने सोच लिया है कि वर्ड किसान से इमोशनल कनेक्ट हो जाएगा लोगों का, तो उसको हम यूज करते रहेंगे। और मोदी को कोसने के लिए आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है, बजट को कोस लीजिए, इकोनॉमी को कोस लीजिए, एम्प्लॉयमेंट को कोस लीजिए, राम मंदिर को कोस लीजिए, देश को कोस लीजिए। सब चीज मोदी को कोसते कोसते देश को कोसना शुरू कर दीजिए। हम आपकी बात अच्छी तरीके से समझते हैं कि दर्द आपको किधर है। अगर डेवलपमेंट की तरफ ये बजट आया तो भी आपको प्रॉब्लम है। जिनको रोना है ना, वो सुबह से लेकर रात तक रोते ही रहेंगे, उन्हें कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। हालांकि मैं अगर अपनी पहली प्रतिक्रिया दूं तो इंटरिम बजट है, अभी और रुकिए, जुलाई में और विस्तार पूर्वक में आएगा। लेकिन बरखा जी, आपको लगता है कि जो उम्मीद जनता को थी इस बजट से, क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट? हालांकि अंतरिम है, लेकिन 2019 में भी अंतरिम बजट पेश हुआ, और जिस तरह से मैंने विदु जी से जिक्र किया कि टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए थे, किसानों के लिए योजनाएं, घोषणाओं का जिक्र किया गया था, लेकिन वैसा कुछ जो है इस बजट में देखा नहीं। आपको लगता है जनता खुश है इस बजट से? देखिए, जनता खुश है, अभी आने तो दीजिए, विस्तार वाला भी आने दीजिए। इंटरिम है, हर इंसान को खुश पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। धीरे धीरे ही बदलाव आते हैं, स्लैब्स धीरे धीरे बदली जाती हैं, पॉलिसीज धीरे धीरे इंप्लीमेंट होती है। ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और उस टाइम के लिए वेट करना चाहिए। पॉजिटिव तभी वजह है कि 2047 तक का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। मेरे साथ अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, और एज अ इकोनॉमिस्ट जो है, एज एन इकोनॉमिस्ट कैसे आप इस बजट को देखते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको इस बजट में दिखती है, और क्या कुछ और हो सकता था? देखिए मैडम, ऑब्वियसली कि हमारी जो बजट से उम्मीदें थी, वो उम्मीदें तो हमारी शायद पूरी नहीं हो, क्योंकि बजट में इंडस्ट्रीज के लिए कुछ खास इंटरिम बजट में पेश नहीं किया गया है। अभी मैं फाइनेंस बिल को ही गो थ्रू कर रहा था, तो फाइनेंस बिल में भी प्रोफेशनल्स के लिए भी कोई, इंडस्ट्रीज के लिए, एमएसएमईज के लिए कोई मेजर चेंजेस नहीं है इस बार। आपका टैक्स रेट 15% था, उन्होंने 15% कंटिन्यू किया है। इंडिविजुअल का टैक्स रेट 7 लाख था, वो 7 लाख कंटिन्यू किया है। हाँ, ये जरूर उन्होंने चेंजेस किया है कि अगर आप कोई फॉरेन फंड भेजते हैं, उस पर इन्होंने टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की धाराएं को थोड़ा सा और मजबूत और तेज कर दिया है, ताकि फॉरेन फंड इंडिया से बाहर ना जा पाए। लेकिन बाकी चीजों को अगर हम कंसिडर करें कि ऑब्वियसली कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, वो टैक्स कलेक्शन इनकम टैक्स में काफी इंक्रीज हुआ है, जीएसटी में हमारा डबल हुआ है, और ये आंकड़े भी इसी बात को ही जस्टिफाई करते हैं कि हमारा टैक्स कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 160% बढ़ा है। अगर हम पिछले साल इनकम टैक्स की बात करें तो इस साल हमारा 16 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का कलेक्शन है केवल। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार मजबूती से टैक्स कलेक्शन की और टैक्स को यूटिलाइजेशन की तरफ यूज करना जानती है, और इसीलिए उन्होंने जो अपनी जो कलेक्शन को यूटिलाइजेशन के लिए जो डाला है, वो डिफेंस के लिए, रेलवेज के लिए, जो डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ का जो बजट इस इंटरिम बजट में डाला है। लेकिन इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें
तो इंडस्ट्री की उम्मीदें थोड़ी कम हुई है। टैक्स कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करना चाहिए था, वो शायद नहीं हुआ है। लिटिगेशन को रिड्यूस करना चाहिए था, हालांकि उसमें एक छोटा सा स्टेप 25,000 रुपए तक के 25,000 रुपए तक की जो लिटिगेशन पेंडिंग है 2010 तक के, तो उनको विड्रॉ किया है गवर्नमेंट ने, तो इससे लिटिगेशन जरूर कम होगी, लेकिन जितना उम्मीद की थी उतना अच्छा बजट नहीं होगा ये। विद्युत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, वेद प्रकाश जी को आपने सुना, तमाम सवाल उन्होंने बजट पर खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाई इस अंतरिम बजट में डिस्कशन का कोई स्कोप ही नहीं है। बरखा जी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उस राह पर जो है मौजूदा सरकार अग्रसर हो रही है। अर्थशास्त्री अभिषेक जी हमारे साथ कह रहे हैं कि उम्मीदों पर इतनी खरे नहीं उतरती हुई नजर आ रही हैं इस बजट को लेकर जो तमाम घोषणाएं की गई हैं। देखिए, मुझे लगता है अर्थशास्त्री महोदय तो काफी हद तक उन्होंने संतोष जताया है। हालांकि कुछ आकांक्षाएं थी, वो आकांक्षाएं शायद पूरी नहीं हुई, इंटरिम में नहीं पूरी हुई, पूरे में पूरी हो जाएंगी। लेकिन जो वेद प्रकाश जी ने बातें जो सवाल उठाए वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी, पहले तो उन्होंने गरीबी रेखा के जो 25 करोड़ गरीब जो हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं मोदी राज के अंदर पिछले 10 साल में, उस पर जो है उन्होंने पूछा कि कौन से सोर्सेज हैं। तो नीति आयोग की भी रिपोर्ट है और एक के बाद एक फॉरेन एजेंसीज ने भी जो एक्सट्रीमली पुअर का एक सेक्शन बनाकर और पुअर का सेक्शन, यानी 13.5 करोड़ एक्सट्रीमली पुअर पिछले 9.5 सालों में, और जो पुअर हैं वो 25 करोड़ टोटल, जिसमें एक्सट्रीमली पुअर भी इंक्लूडेड है, वो आए हैं। ये नीति आयोग की भी है, आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक के बाद एक फॉरेन एजेंसीज ने भी इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा भाई गरीबी रेखा से ऊपर आने का सूचांक क्या है। उन्होंने जो मापदंड दिया, मैं स्ट्रिक्टली उसी मापदंड से चलूंगा। उन्होंने कहा पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो पर कैपिटा इनकम जो है, जो आखिरी बजट कांग्रेस की सरकार में यूपीए 2 के दौरान 2014 में इंटरिम बजट जब आया था, तब जो फिगर्स निकल कर आई थी, तो वो 83,568 रुपए प्रति व्यक्ति की आय थी। आज वो 2.5 लाख से ज्यादा बढ़ गई। अगर इस प्रकार का मोर देन 3 टाइम्स अगर 3 फोल्ड्स जो अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इसको अगर वो नहीं मानते हैं, पर कैपिटा इनकम अपने ही सूचांक को अगर डिस्प्यूट करते हैं, तो क्या गुड लक टू हिम। दूसरा, उन्होंने कहा एक्सपेंडिचर बढ़ने चाहिए। अब एक्सपेंडिचर को लेकर एक के बाद एक आंकड़ा दिया जा सकता है। एक्सपेंडिचर, लोगों का एक्सपेंडिचर उन्होंने कहा बढ़ना चाहिए, उनका व्यय वित्त के साथ साथ व्यय बढ़ना चाहिए। लोगों के जेब में पैसा को खर्च करेंगे, ये भी अच्छा, मैं इनका इन्हीं का सूचांक ले लेता हूँ। किस प्रकार से दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा 89.5 ट्रिलियन, माफी चाहूंगा, 89.5 बिलियन यूएस डॉलर का हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर पा रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़े हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस हो रही है, तो इंडिया में हो रही है। इसी के अलावा जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि कोई खरीद नहीं रहा, कैसे इनके पास कौन सा आधार है कहने का, सिवाय इसके कि जैसे आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, वैसे जनता की आवाज भी इन तक नहीं पहुंच रही है, राइटिंग ऑन द वॉल इन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो दैट इज गुड लक टू हिम। लेकिन कंजम्पशन की जहां तक एक और उन्होंने सूचांक दिया कि कंजम्पशन बढ़नी चाहिए, कोई करे, कंजम्पशन होनी चाहिए। तो कंजम्पशन का एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं वेद प्रकाश जी। 2014 में जो हमारे 1104.3 बिलियन यूनिट पर आवर की हमारी बिजली की कंजम्पशन थी, हर प्रकार की जो बिजली है, चाहे वो किसी प्रकार की एनर्जी जो कंजम्पशन है, वो हमारी 1104.3 बिलियन यूनिट्स पर आवर, एक घंटे में 1104.3 बिलियन यूनिट्स थी। आज वो बढ़कर, मैं यूएस की रिपोर्ट्स को रेफर कर रहा हूं, इसलिए बिलियन और मिलियन यूज कर रहा हूं, इसको आप करोड़ में ले लीजिए। 1104.3 करोड़ यूनिट प्रति घंटे ये सरकार के, तो वो बढ़कर आज 1624.158 करोड़, यानी 500 करोड़ यूनिट एक घंटे के बढ़ गए। इसको कंजम्पशन नहीं मांगेंगे क्या आप? हरियाणा की अगर बात करें, तो हरियाणा के एनर्जी कंजम्पशन जो है अक्टूबर 2014 जब ये छोड़कर गए थे, तब से लेकर आज जो है 27% का इंक्रीज हो गया हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। इसमें जरूर ये कहेंगे और कहना चाहिए इन्हें, मैं भी कहूंगा कि हमने किस प्रकार से गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, इसको सरल भाषा में समझने के लिए, इस बात सब हर गरीब के सामने जो है उसका कोई भी खाने का संकट नहीं होना चाहिए। एक विकसित भारत क्या होगा, एक विकसित देश क्या होगा? नॉर्डिक कंट्रीज जो सबसे विकसित है, वो क्या किन सूचांक पर है? वो अपनी 100% पॉपुलेशन को जो है फूड सिक्योरिटी के अंडर कवर करती है, और ये एक्ट आपके दौरान, आपकी सरकार के दौरान लाया हुआ है, हमारा नहीं। आप जी देखिए, बहुत सारे डेटाज आपने भी रखे, ये वाला बात जी अपनी बात को पूरा करें, हम आगे भी चर्चा करेंगे। जी, बात को पूरा करें। सिर्फ ये वाली बात पूरी करनी।
तो गरीब के पास खाने का संकट नहीं छोड़ा, कमाने के लिए उसको कहा है, उसके रोजगार के अवसर उपलब्ध कर रहे हैं, खाने का नहीं छोड़ा। वो बीमार होगा तो इलाज का संकट नहीं छोड़ा, भाई विपदा आएगी उसके लिए आदमी को बहुत सारी चीजें। दूसरा, उनको सेविंग के लिए, जैसे अभिषेक जी की जो दिक्कत है, जो दिक्कत मान रहे हैं वो, कि बहुत सारे सेविंग्स के लिए हमने उनको एनकरेज नहीं किया। अरे ये भारत दूसरी दिशा में बढ़ चुका है, ये आपको सेविंग की बजाय एक्सपेंड करने के लिए एनकरेज कर रहा है। आपको कह रहा है पुराने धर्मों को छोड़ दीजिए, आपने बहुत सेविंग की, अब ये दिस वी वांट, हम एक रेनबो को थ्रू करना चाह रहे हैं। हाँ। इसके साथ आपके सिर पर छत को इंश्योर कर दिया, 4 करोड़ भारतीयों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत दे दी, आपको फाइनेंशियल सर्विस के साथ जोड़ दिया, 54 करोड़। वेद प्रकाश जी, बस ये बात तो तमाम आंकड़े और तमाम योजनाएं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और हम अभिषेक जी से भी देखिए प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, हम वो भी जनता को सुना देते हैं। आप ही के अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है बजट को लेकर, ये भी जरा दर्शकों को सुना देते हैं। सोलराइजेशन के बारे में किसी ने नहीं बात। मातृशक्ति का दर्शन है तो राम राज्य का विजन भी है। इस बजट में विकसित भारत का संकल्प है तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है। यह बजट गरीब कल्याण, किसान का उत्थान, मातृशक्ति का सम्मान और नौजवानों की मुस्कान समाहित है। ऐसे सर्वस्पर्शी एवं सर्वसमावेशी और देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के लिए समर्पित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने अथक परिश्रम के साथ जहां लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाया है, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने अर्थव्यवस्था में प्रगति के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की बुनियाद है। हम गरीबी हटाने का नारा नहीं देते, बल्कि गरीबी दूर करके दिखाते हैं। हम विकसित और विकास की केवल बात नहीं करते, बल्कि विकास को घर घर पहुंचाने में यकीन रखते हैं। तो देखिए, गरीबी हटाने की चर्चा नहीं करते, गरीबी हटा कर दिखाते हैं, ये बात जेपी नड्डा कह रहे हैं। बरखा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? चलिए आपकी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं, फिर वेद प्रकाश जी का रुख करेंगे। बरखा जी, मेरी बात जरा से अधूरी रह गई, फिर से आऊंगी। विदु जी, हमारे पास बहुत वक्त है, चर्चा करेंगे, जरा सुन लेते हैं और बाकी मेहमान भी क्या कह रहे हैं। 3 बजे तक ही हूँ, मैं आपके साथ माफी चाहूंगा। 3 बजे एक पॉइंट मेरा अधूरा रह गया। मैं बताना चाहती हूँ कि 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराई जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसी बात नहीं है आप लोग एकदम से दरकिनार कर देते कि कुछ नहीं आया जी, कुछ। अरे पॉजिटिव सोचिए, विकसित भारत के बारे में सोचिए कि भारत आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, इसको चश्मे को बदलने की कोशिश करिए। हर चीज में आपको कमियां तो दिख जाएंगी, अगर आप कमियां देखना चाहोगे तो सिर्फ कमियां दिखेगी। टैक्स के ऊपर कितना काम हो रहा है, टैक्स आप देखिए, पहले कोई टैक्स देता था, अब लोग टैक्स दे रहे हैं, तो ये बदलाव कैसे आया है? तो जब टैक्स देंगे तभी तो देश में और पॉलिसीज को लाया जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन होगा। देश के गरीबों का कल्याण कैसे होगा? इसी तरीके से होगा ना। तो आप अगर विकास चाहते हैं तो साथ में तो दीजिए, जब सबका साथ होगा तभी तो सबका विकास भी होगा। बस मैं इतनी सी एक लाइन कहना चाह रही हूँ। वेद प्रकाश जी, देखिए स्वाति जी, बजट तो मैडम ने रखा ही नहीं। 58 मिनट के भाषण के अंदर उन्होंने केवल 10 साल की उपलब्धियां बताई हैं और 10 साल के इकट्ठे डाटा रखकर अपनी बात कही है। मैंने उन 10 साल के डाटाज पर ही चर्चा की है, इसलिए मैंने कहा था वर्तमान बजट तो कुछ है ही नहीं, इसलिए क्या चर्चा होगी। मेरा सारा फोकस उन्हीं डाटाज पर था। वित्त मंत्री जी ने 2023-24 के अंदर जो बजट रखा था, उसके लक्ष्य कितने पूरे हुए, उसका किसका काम पूरा हुआ, किसका बजट कहां खर्च हुआ, इसका भी डाटा नहीं दिया।
इन्होंने बात बड़ी बड़ी करी है, पर उनके ही डाटे, मैंने अपनी तरफ से कोई डाटा नहीं दिया। जो डाटा मैडम ने रखे हैं वही डाटा उनकी बात को सिद्ध नहीं कर रहा। विदुर जी सुन लेते वेद जी क्या कह रहे हैं। मैंने जो कंजम्पशन की बात कही है, इसी नीति आयोग ने, मेरा तो नीति आयोग है नहीं, मोदी जी द्वारा ही, हमारा तो प्लानिंग कमीशन था, उन्होंने नीति आयोग नाम रखा है। उनकी 15-20 या 25 दिन पहले की रिपोर्ट है। उन्होंने 2013-14 का और 2023 के कंजम्पशन का तुलनात्मक अध्ययन किया है। उन्होंने खुद कहा है 4% कंजम्पशन हो गई, कम हो गई 2013-14 की तुलना में जो आई थी, और आज जो है फॉसिल फ्यूल सर फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, आम आदमी की बात अलग कह रहे हैं। आप जैसे आप एक एक करके सुन लेते हैं। विदुर जी देखिए बात पूरी करने दीजिए। देखिए मैंने आपको बात पूरी करने का मौका दिया, वेद प्रकाश जी को भी सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अभिषेक जी आप काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगी, थोड़ी देर बाद मैं आपके पास जरूर आऊंगी सर। सुनना नहीं चाहता, वेद मैं प्रकाश क्लियर जी कर रहा हूँ ना। और मेरी बहन सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कहती है, उनको सरकार के गीत गाने का अलावा कोई दूसरा आता नहीं है। बोलिए ना, बरका जी सुन लेते, बरका जी देखिए वेद प्रकाश जी को सुन लेते हैं, उनको काफी देर बाद मौका मिला, जरा बोलने दीजिए उन्हें, फिर हम अभिषेक जी के पास जाएंगे। चलिए अच्छा, अभिषेक जी से भी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ लेते। वेद प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगी। अभिषेक जी देखिए 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, ये बजट, ये अंतरिम बजट कैसे अग्रसर है इस लक्ष्य में, और आपने तीनों मेहमानों को भी सुना, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरी बात कहाँ सुन? देखिए वेद प्रकाश जी और बरका जी देखिए लड़िए झगड़िए मत, बजट आज पेश हुआ है, जनता आपको सुन रही है। वेद प्रकाश जी, बरका जी, बरका जी, वेद प्रकाश जी, अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगी। वेद प्रकाश जी शांत हो जाइए, पानी पीजिए, ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन गर्मी मुझे लगता है कि चैम्बर में इस वक्त बढ़ गई है। बरका जी, बरका जी, बरका जी देखिए चर्चा कर रहे हैं बरका जी, एक एक करके सबका पक्ष सुनेंगे तभी हम बजट को समझ पाएंगे, जनता समझ पाएगी। ऐसे लड़ना झगड़ना चिल्लाना होगा तो फिर कैसे जनता आपको सुनेगी, कैसे वेद प्रकाश जी को सुनेगी? अभिषेक जी के पास भी हम जा रहे हैं और जरा समझने की कोशिश। वेद प्रकाश जी, अभिषेक जी के बाद मैं आपके पास आऊंगी, और प्लीज प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस तरह से लड़ाई झगड़ा ना करें, सार्थक चर्चा करें। अभिषेक जी, सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता चाहिए, सुनने की क्षमता मैडम, एक मिनट सुनिए भाई साहब, एक सेकंड। चलिए अच्छा, बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए वेद प्रकाश जी। अभिषेक जी माफी मांगना चाहूंगी मैं आपसे, वेद प्रकाश जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। बरका जी बोल लेने दीजिए, फिर मैं अभिषेक जी के पास जाऊंगी। बोलने नहीं दे रही, मैं क्या करूं? बरका जी देखिए जनता सुन रही है, जरा उन्हें समझने दीजिए कि आखिर आप लोग क्या रहे हैं। आपकी लड़ाई झगड़े में समय भी बीत जाएगा और किसी का पक्ष भी हम नहीं सुन पाएंगे। जरा वेद प्रकाश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अभिषेक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बरका जी, विदु जी ने कहा कंजम्पशन का, विदु जी मैंने खान पान का कहा है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है गरीबी की रेखा का संबंध और जीवन यापन का संबंध खान पान से होता है, उसका संबंध ऐसा आराम से नहीं। मैं केवल खान पान से संबंधित बात कर रहा हूँ, उस 4% की बात कर रहा हूँ। आपके ही नीति आयोग ने कहा, मोदी जी कहते हैं मैंने 100% टॉयलेट बना दिए, आपका नीति आयोग कह रहा है कि 44% घरों में टॉयलेट नहीं बने। आप कहते हैं हमने हर घर घर में रसोई गैस कनेक्शन पहुंचा दिया। आपका ही नीति आयोग कहता है 41% घरों के अंदर आज भी एलपीजी कनेक्शन नहीं है। आपका ही नीति आयोग कहता है 34% घरों के अंदर बिजली नहीं है। आप उसी रिपोर्ट के अंदर आप पढ़ लीजिए। और जिस आप गरीबी की रेखा की बात कर रहे हैं मेरे भाई, आप सावधानी से उस रिपोर्ट को पढ़िए, वो सुविधा का आंकड़ा है। गरीबी की रेखा का आंकड़ा वो होता है कि जब आदमी की इनकम यही आरोप है, मेरा भी आरोप है। चलिए वेद प्रकाश जी, चलिए अभिषेक जी को भी जरा सुन लेते हैं, उन्हें भी जरा वक्त दे देते हैं। देखिए मैंने एक एक करके तमाम मेहमानों को समझा, क्योंकि बजट है तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत कम शब्दों में बात पूरी कीजिए वेद प्रकाश जी, बहुत कम शब्दों में। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैडम निर्मला जी ने जो आंकड़ा दिए हैं वो 10 साल के दिए हैं, और उनका कोई भी आंकड़ा
उनके ही सरकार के बजट आंकड़ों से मेल नहीं खाता। चलिए अभिषेक जी, चुनावी बजट आंकड़ों से मेल नहीं खाता आंकड़ा। अभिषेक जी, वेद प्रकाश जी की बात तो सहमत हूँ कि जो मैडम ने आंकड़ा दिया है वो 10 सालों का आंकड़ा है, वो केवल 1 साल का आंकड़ा नहीं है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2017 तक नेट जीरो पे पहुंचने का। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट फोकस है। दुबई में जो मीटिंग होती है, G20 की मीटिंग है, केवल और केवल डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है कि आप सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के ऊपर क्या काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का कोई रोड मैप दिखाई नहीं दिया इस बजट के अंदर। कुछ ये गवर्नमेंट का बजट अगर जुलाई से ही स्टार्ट होता है कि अगर नेक्स्ट बजट जुलाई में पेश होगा तो आपको अप्रैल मई जून आपको 3 महीने उस बजट के अकॉर्डिंग ही काम करना है। आपको उसके अकॉर्डिंग 3 महीने के अकॉर्डिंग जो भी आप टैक्स कॉम्प्लेक्सिटीज बात कर रहे हैं, आपने ई बसेस के ऊपर बात करी है कि अडॉप्शन ऑफ ई बसेस गवर्नमेंट का मोटिव है। अगर अडॉप्शन ऑफ ई बसेस मोटिव है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 1.5 लाख रुपए तक की आप ई व्हीकल खरीदते हैं तो इनकम टैक्स में छूट दिया हुआ है। लेकिन उस छूट को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड वाला प्रोविजन अभी इस टैक्स लॉ में नहीं आया है। तो उम्मीद करते हैं कि जब का जो फुल बजट पेश होगा जुलाई वाला, उसमें आप इस लॉस को अमेंड करेंगे, इसको पेश करेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि जब आएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट का कहना और करना में एक थोड़ा सा डिफरेंस जरूर दिखाई देता है। अगर हम बात करें, हाँ जी, चलिए अभिषेक जी बात पूरी करने दीजिए। मुझे लगा कि आपकी बात पूरी हो गई है, अपनी बात पूरी करें। रेलवे कॉरिडोर के लिए अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, बॉम्बे टू बैंगलोर के लिए काम कर रही है, बुलेट ट्रेन के लिए काम कर रही है, तो गवर्नमेंट का जो रोड मैप है वो आपका केवल साल का रोड मैप नहीं दिखाई देता है। आपका 12.5% आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है जीडीपी का। अगर जितना भी आप कलेक्शन करते हैं उसका 12.5% आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहे हैं। तो इसका आपको इम्पैक्ट 1 साल के 2 सालों के अंदर नहीं दिखाई देगा। तो इस बात से मैं फाइनेंस मिनिस्टर सहमत करूंगा कि उन्होंने जो विजन दिया अपना, कि जो उन्होंने काम दिया वो 10 सालों का दिया कि हमने 10 साल पहले क्या नीति बनाई थी और उस नीति का क्या इम्पैक्ट अभी हमारे कुछ सालों में आया है। सोलर पैनल के ऊपर गवर्नमेंट ने कही है कि हमारे सोलर पैनल के ऊपर हम एनहेंस करेंगे, उसके लिए कुछ स्कीम्स लाएंगे, लेकिन वो स्कीम अभी इस इंटरिम बजट में नहीं आई है। एफडीआई के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। एफडीआई फॉरेन फंड आपको इंडिया में लेके लाके दे रही है, आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज दे रही है। गिफ्ट सिटी आपको अगर अहमदाबाद गिफ्ट सिटी में बनाई है तो उसका केवल और केवल पर्पस है आपका आज का विजन ना रखते हुए अगले 2047 तक का विजन, 2050 तक का विजन सेट करना, ताकि हम फ्रीबीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, लेकिन हम अमेरिका को, चाइना को जैसी कंट्री के अकॉर्डिंग हम डेवलप कंट्री कहलाएं। चलिए बरखा जी का भी हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, बरखा जी, अब आपको मैं समय देती हूँ, आप अपनी बात रखें, क्योंकि देखिए लगातार आप ये कह रहे हैं कि भाई प्रोस्पेक्टिव जो है आगे का देखना चाहिए, 2047 तक के बारे में सोचना चाहिए। विदु जी आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि देखिए सभी मेहमान हैं और मैं चाहूंगी कि सबको इक्वल टाइम मिले। ये टर्न मेरी थी खैर, लेकिन नारी शक्ति का वंदन होना चाहिए, तो कोई बात नहीं। बरखा जी, देखिए बहुत ही अगर मैं संक्षेप में इस बात को रखूं तो अभी ये इंटरिम है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। 2-4 महीने की तो बात है और विस्तार पूर्वक आपको पूरी बातें समझ आ जाएंगी। जो आप लोग बार बार ये बात रिपीट कर रहे हो कि यहाँ पर तो बताया है सिर्फ कि 10 सालों में क्या किया क्या नहीं किया, तो हर सेक्टर में काम तो दिख ही रहा है ना। चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो टैक्स की बात करें, चाहे वो स्टार्टअप्स की बात करें, चाहे ओवरऑल डेवलपमेंट की देश की बात करें, तो हर जगह पे तो दिख ही रहा। सोलराइजेशन की बात अभी मैंने करी, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करी, तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। काम जो है दिख भी रहा है होता है हुआ, और जो बार बार बोल रहे हैं कि इतने परसेंट नहीं हुआ, इतने परसेंट लेकिन बरखा जी आपको ऐसा नहीं लगा कि महंगाई और रोजगार को लेकर कुछ ऐलान हो सकते थे? क्योंकि जनता की अगर हम सुने तो हम इंडिया न्यूज हरियाणा फील्ड पर तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं और जनता जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि जनता कह रही कि भाई महंगाई पर कंट्रोल तो होना चाहिए, चाहे बात अंतरिम बजट की हो, पूर्ण बजट की हो। जी बिल्कुल, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ये देखिए कंट्रोल करने में भी बहुत, जब आप देखिए कोविड से जैसे महामारी से देश गुजरा है, उसके बाद सभी के बिजनेस है, सारी चीजें जो हैं बिल्कुल बंद हो गई थी।
देश को दोबारा पटरी पे लाना, इकोनॉमी को बेटर करना। जो स्पेंड करने की जो क्षमता थी उस टाइम बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि पैसा ही नहीं था। अब धीरे धीरे सारी चीजें, रेल पटरी वापस आ रही है, सबकी जिंदगियां बहाल हो रही है दोबारा, तो टाइम तो लगता है। लेकिन आप अगर ये बोले कि कोई छड़ी है जादू की, एकदम से घूम जाएगी, एकदम से महंगाई कम हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन जैसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज और आती जाएंगी तो ये महंगाई की दर भी और कम होगी आने वाले समय में। तो पॉजिटिव सोचिए और देश को आगे बढ़ने में तरक्की हो रही है देश की, उसमें साथ दीजिए। ग्लास भरा हुआ है कितना है उतना देखिए। आप अगर आधा खाली देखते हुए ये कहते रहेंगे कि इस घर में चूल्हा नहीं जला, इसमें लाइट नहीं है, अरे कितनों में पहुंच गई लाइट, उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? कितनों में गैस सिलेंडर पहुंच गया, उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? और में जिसमें नहीं पूछा पहुंचा है, उसमें सरकार की मदद करिए ना कि वो पहुंच सके वहां तक की। लेकिन अगर आप हर टाइम पे अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोसते रहेंगे और राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनको कोसते रहेंगे, तो डेवलपमेंट इस तरीके से होता तो रहेगा, लेकिन आपको नहीं दिखेगा। आपको चश्मा बदलना पड़ेगा। हर सेक्टर में, हर जगह से आवाज आ रही है कि महंगाई है, और मैं इस बात को मानती हूँ महंगाई है, लेकिन उसी हिसाब से सैलरीज भी तो बहुत है। लाखों रुपए कमा रहे हैं लोग, मॉल भरे हुए हैं, एयरपोर्ट भरे हुए हैं, रेलवे स्टेशन भरे हैं। अगर महंगाई है तो ये सब क्यों भरे? रेस्टोरेंट में लाइन क्यों लगी है? 4-4 घंटे की वेटिंग क्यों है? आप किसी फेस्टिवल पे चले जाइए, देखिए भरे क्यों है बाजार। विशेष तबके की बात कर रही हैं, गरीबों की बात भी कीजिए, मध्यम वर्गीय लोगों की बात भी कीजिए। चलिए हम विदु जी को भी थोड़ा समय दे देते हैं क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। विदु जी आप अपनी बात रखिए। बरखा जी कह रही है कि भाई सबका ध्यान रखा गया, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन हमें पॉजिटिव एंगल भी देखना चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर मध्यम वर्ग की बात की जाए तो 1-1 रुपए जो है मध्यम वर्ग बचा रहा है। गृहिणियां जो है सब्जी कम खाती हैं लेकिन पैसे बचाती हैं। आपको नहीं लगता इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए सरकार को? क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, जनता को उम्मीदें बहुत ही इस अंतरिम बजट से, हालांकि लोक लुभावन नहीं हो सकता था। देखिए, लोक लुभावन भी होना चाहिए सरकारों को, और साथ साथ जन कल्याण के काम भी करने चाहिए, और साथ में एक फ्यूचरिस्टिक सोच भी रहनी चाहिए। होप के साथ साथ विजन भी होना चाहिए सरकारों का, और ये विजन हमने पिछले 10 साल में देखा है, जिसको इंडियाज लॉस्ट डेकेड कहा जाता है, 2004 से लेकर 14 का, जब ऐसा लगता था जैसे सरकार सो ही गई है और केवल भ्रष्टाचारियों को खुली छूट दे दी है। पूरे भाई तुम लूटो खुसूटो जो मर्जी करो, हम भी खाएं तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज बनाए वाला जो था। उसके बाद एक सरकार बदली जिसने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन किस प्रकार दुनिया की आंख में आंख डालकर वर्ल्ड क्लास किस प्रकार से हमारी इकोनॉमिक हेल्थ होनी चाहिए उस पर काम हुआ है। मैं बोरो करता हूं बरखा जी की जो बात बरखा जी कह रही थी कि आप भी मदद कीजिए। बरखा जी ने एक बात की थी, उनकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अब ये तो ख्वाहिश ही रह गई बरखा जी। एक विपक्ष, कोई सकारात्मक विपक्ष में मिलेगा, कोई ऐसा भी विपक्ष मिलेगा जो अटल जी आकर कह देंगे। विदु जी देखिए, विपक्ष का ही तो काम है कि जनता की बातों को रखे, उनका भी पक्ष रखे, उन पर कौन ध्यान देगा? विपक्षी तो ध्यान देगा, और आपकी नजर, आपका जो फोकस है वो विपक्ष पर, वो जनता पर डालेगा, उस वर्ग पर डालेगा जिसके लिए काम नहीं हुआ है। विदु जी, वेद प्रकाश जी, बरखा जी, अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और अपना अपना पक्ष बजट पर रखा है। आप चारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बजट पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं नाखुश इस बजट से नजर आ रही है। यहां पर मेरे साथ बस इतना ही। चर्चा को हम यहां पर विराम देंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।